आज हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, है ना। कौन सा भाग में आएगा ये भाग 4 में आएगा, है ना। संविधान का कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 4। इसमें क्या आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्यों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, आदेश दिए गए हैं कि ये व्यवस्थाएं तुमको लोगों के लिए करनी है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देश की जनता पर दिया जाता है ना। तो राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य अपनी जनता के लिए कुछ प्रावधान करेगी। इसमें जनता के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं लिखी गई हैं, बहुत कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। पर साथ ही साथ इसमें यह लिख दिया गया है कि ज़बरदस्ती नहीं है। कोई राज्य अगर सक्षम है, उसको लगता है कि वो दे सकता है तो वो दे, पर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुमको तो इतना अधिकार दे दिया गया कि तुमको ये मिलना चाहिए, तो तुम मांग नहीं कर सकते कि हमको ये दो। तुम सरकार से ये मांग नहीं कर सकते इस आधार पर कि ये संविधान में लिखा है। तुम सरकार से ये नहीं कह सकते कि संविधान के में लिखा है भाग 4 में कि मुझे ये सब दो तुम, तो तुम उसके लिए मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकती। अगर किसी राज्य को लगता है कि वो इतना सक्षम हो गया है, इतनी सुविधाएं दे सकता है अपने राज्य को, तो वो दे, ठीक है ना। इसकी सलाह दी थी संवैधानिक एक सलाहकार थे, इनका नाम क्या था? संवैधानिक सलाहकार कौन है? संवैधानिक सलाहकार बताओ। BN राव कौन है? बेनेगल नरसिंह राव, है ना। ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सलाह दी थी। कहा कि ऐसे भी तत्व होने चाहिए, ऐसे भी निर्देश होने चाहिए जिस पे राज्य सरकारें इन पे भी ध्यान दे, लोगों को इतनी सारी सुख सुविधाएं दे, है ना। अच्छा, ये सुख सुविधाओं की बात किसके लिए की गई है? व्यक्तियों के लिए, है ना। किसी सरकार के लिए नहीं है। ये सारी सुख सुविधाएं किसके लिए हैं? हर व्यक्ति के लिए है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको वैयक्तिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वैयक्तिक अधिकार है। अच्छा, वैयक्तिक अधिकार तो मूल अधिकार भी थे, वो भी किसी व्यक्ति को ही मिल रहे थे। क्या किसी सरकार को मिल रहे थे वो सारे अधिकार? वो भी तो मूल अधिकार व्यक्तियों को होते मिल रहे थे, तो वो भी हो गए और ये भी हो गए, है ना। तो क्या हो गया? यहाँ पे तुम देखोगे दो तुमको मिलेंगे, वैयक्तिक अधिकार, मूल अधिकार भी हैं, ये भी तो वैयक्तिक अधिकार है, और निदेशक तत्व भी हैं। निदेशक तत्व इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे DPSP, ठीक है। ऐसे काम चलेगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मूल अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, वैयक्तिक अधिकार, और DPSP भी क्या है? ये भी, हाँ, नीति निर्देशक तत्व भी क्या है? ये भी तुम्हारे वैयक्तिक अधिकार ही हैं। अब जब ये रखा गया कि दोनों प्रकार के होने चाहिए, तो ये वाला तो पहले ही मान लिया गया कि ये तो होने ही होने चाहिए, जरूरी है। इसमें कुछ मूलभूत बातें कही गई कि ये तो जरूरी है, इतने में तो जरूर होना ही चाहिए, पर कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जो ये भी होनी चाहिए लोगों की सुविधाओं के अनुसार। पर हम लोग उस समय इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि ये वाली सुविधाएं जो इसमें लिखी गई हैं, ये सारी सुविधाएं भी दे सकें नागरिकों को, क्योंकि उसी समय हमारा विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने हमको बहुत बुरी तरीके से लूटा भी था, तो हम लोग इतने सक्षम रहे ही नहीं गए थे, बहुत गरीब हो चुके थे। ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि हम अपने लोगों को उतने सारे अधिकार दे सकें जितने इसमें बात की गई हैं। तो हमने इसको संविधान में अपने लिख लिया कि ऐसे अधिकार भी हम लोगों को देने चाहिए अपने नागरिकों को, लेकिन मजबूरीवश हम नहीं दे सकते क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं। तो अगर आगे कभी हम इतने सक्षम हो जाएं, राज्य को लगे कि हम इतने सक्षम हो गए हैं कि इसमें से भी कुछ दे सकते हैं, तो इसके लिए भी राज्य ध्यान दे, है ना। क्योंकि आज नहीं सक्षम है तो क्या जरूरी है आगे भी सक्षम नहीं होंगे? आगे हो जाएंगे, हम धीरे धीरे अपना कमाएंगे, खाएंगे, अपना देश का विकास करेंगे, है ना। और फिर हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने सभी नागरिकों को हम अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकें, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया, कहा कि दोनों चीज़ें रहेंगी, मूल अधिकार भी रहेंगे और DPSP भी रहेगा, है ना। मूल अधिकार को तुरंत लागू किया जाएगा और DPSP रख दिया जाएगा कि राज्य अपनी सुविधा अनुसार जिसको लगे कि वो दे सकता है सुविधाएं, वो दे दे, है ना। अब बात करते हैं इसको स्वीकार किया किसने? तो स्वीकार कौन करेगा? जो संविधान का प्रारूप बनाएगा कि ये रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, है ना, वो वही प्रारूप बनाएगा, डायग्राम पूरा। तो प्रारूप कौन बनाता था? प्रारूप समिति बनाती थी, है ना। तो स्वीकार कौन करेगा DPSP को? अगर तुमसे पूछा DPSP को स्वीकार किसने किया, तो प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। कितना समझ में आया? इसमें बात क्या कही गई है? इसमें जो भी बात कही गई यही कहा गया है कि हमारे देश में जो राज्य है इनको कल्याणकारी राज्य बनाना है। कैसा बनाना है? कल्याणकारी राज्य, लोगों का कल्याण हो, जिसमें क्या हो? लोगों का कल्याण हो, किसी प्रकार से हो पर लोगों का कल्याण
होना चाहिए। सरकारें जितनी उनके कल्याण के लिए सुविधाएं दे सकती है वो सारी सुख सुविधाएं क्या करे, अपने नागरिकों को दे, ठीक है ना। पर स्वैच्छिक रूप से, जबरदस्ती नहीं होगा। इसमें हम लोग सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे नहीं, मेन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद आता है 36, कौन सा आएगा, अनुच्छेद 36। इसमें क्या किया गया है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, बताया गया है कि राज्य क्या होगा। जैसे उसमें हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था, है ना, सबसे पहले अनुच्छेद 12, सबसे पहले वही बताया गया था। उसमें बताया गया था कि राज्य क्या होंगे, तो हमने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब मिला करके क्या होता है, सब मिला करके बन जाता है पूरा एक राज्य। तो सभी राज्य हैं, ऐसे इसमें भी बताया गया है। इस वाले भाग के लिए इस वाले अनुच्छेद में लिख दिया गया कि राज्य क्या क्या होंगे। जहाँ कहीं भी राज्य की बात आएगी तो इसमें जो लिखा गया है वो सारी बातें होंगी, है ना। तो बार बार उनको देखते नहीं, क्योंकि हमने मूल अधिकारों में देख लिया है तो वहीं से रेफरेंस ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो मूल अधिकार थे वो तो न्यायालय लगवा सकती थी, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय थे, पर डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इनको जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। तुम सरकार से मांग नहीं कर सकते कि संविधान में तो लिखा है कि लोगों को ये सुविधाएं देनी चाहिए, है ना, पर सरकारें नहीं दे रही सुविधाएं, तो तुम न्यायालय पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट, है ना, गेट पीटने लगो, साहब हमको नहीं मिल रहा है, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमारे संविधान में लिखा है कि लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, पर नहीं मिल रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा तुमको वो अधिकार? नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, यानी डीपीएसपी क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भी इसके अंदर बातें लिखी गई हैं, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय तो बिल्कुल नहीं है। क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसको तुम अप्रवर्तनीय कह सकते हो कि अप्रवर्तनीय है या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, एक ही बात है ना, एक ही बात। तो मेन हम लोग देख रहे हैं, तो हम अगला देखेंगे अनुच्छेद 39। कौन सा देखेंगे, 38 छोड़ दिया, हाँ, मेन पे ध्यान देंगे। 39 में क्या है, 39 में कहा गया है स्त्री और पुरुष सब बराबर बराबर है, कोई छोटा बड़ा तो है नहीं। हमने कहा था कि लिंग के अनुसार हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, तो वही इसमें भी बात कही गई है कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष को समान आजीविका होगी, है ना। क्या होगा, समान आजीविका का अधिकार होगा, कि जिनको भी जो बिजनेस करना है सबको बराबर अधिकार होगा। ये नहीं होगा कि परचून की दुकान केवल पुरुष ही खोल सकते हैं, महिलाएं नहीं खोल सकती, ऐसा नहीं होगा। तो सबको समान अधिकार मिलेगा, तो आजीविका का सबका समान अधिकार है। पर समान पद पर रहते हुए सबको समान वेतन भी मिलेगा। क्या होगा, समान वेतन भी मिलेगा, है ना। ये भी नहीं होगा कि एक आदमी है जो दरोगा है, पुरुष है, तो उसको मिल रहा है 50,000 रुपये सैलरी, महिला है तो उसको 35,000 दे दें, सस्ते में काम निपटा लें। तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि संसाधनों का समान वितरण होगा, है ना, संसाधनों का समान वितरण होगा। अब संसाधन क्या है, हमारे देश में जितनी भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उन पर सबका बराबर का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो भी संसाधन है किसी एक खास वर्ग में ज़्यादा दे दिए जाएं, दूसरे वर्ग को दिए ना जाएं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। जो भी संसाधन है सब लोग मिल बांट के इस्तेमाल करेंगे, है ना। नौकरियां निकलती हैं तो सबके लिए निकलती है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार का संसाधन है, वहीं से आजीविका चल सकती है। तो कहा गया कि नौकरियां भी निकलेंगी तो सबको बराबर मिलेगा वहाँ पे। ये भी नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए कि महिलाओं को दिया ना जाए नौकरी, सबको पुरुषों को दे दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। पहले होता था, आर्मी में महिलाओं को भर्ती नहीं दी जाती थी, है ना, क्योंकि उनको देखा गया था, उनके हिसाब से कहते बच्चों को नहीं दिया जाता, छोटे बच्चों को कहीं दिया जाता है, नौकरी नहीं दिया जाता है। तो क्या बच्चे लोग जा सकते हैं कि जाएँ, कहें महिलाएं लोग चली जाएं, कहें कि हमको नहीं मिल रहा ये, है ना। तो इसमें बताया गया कि खतरनाक संसाधनों में महिलाओं को और बच्चों को नहीं नियोजित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर माना गया। मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, तुम लोग मानना नहीं अंदर से ना, दिमाग तुम्हारा बराबर है, पावर इतनी बराबर है, पर शारीरिक रूप से इनको कमजोर माना गया। इसलिए भारी भरकम जो काम होते हैं लड़ने लड़ाने वाले या कारखानों में, इनको बड़े बड़े कारखाने या फिर खदान हैं, उन महिलाओं का काम नहीं लगाया जाता, बच्चों को भी नहीं लगाया जाता। इसी के हिसाब से यहाँ पे छूट थी। अभी सेना में भी इनको भर्ती दी जाने लगी, अभी सेना में भी महिलाएं होती हैं, होती नहीं होती हैं, है ना। फिर इसमें हुआ संशोधन। कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन, है ना। इसमें बताया गया, जब 42वां संशोधन बता सकते हो कोई लोग कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1976। तो इसमें बताया गया है कि सबको समान न्याय मिलेगा। इसी वाले में जोड़ दिया गया, क्या जोड़ा गया, समान
न्याय एवं बताया गया है मुफ्त विधिक सहायता। क्या मिलेगा? मुफ्त विधिक सहायता मिलेगी। सबको बराबर न्याय मिलेगा, चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना, चाहे उच्च वर्ग के हो चाहे निम्न वर्ग के हो, कैसे भी हो, चाहे तुम महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर न्याय मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधिक मुफ्त विधिक सहायता भी मिलेगी, फ्री में कानूनी सहायता मिलेगी। अगर तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पर कोई केस हो गया, मुकदमा हो गया, तुम इतने गरीब हो कि तुम वकील को फीस नहीं दे सकते, तो सरकार तुमको सरकारी वकील भी देगी। तो क्वेश्चन अगर तुमसे ऐसा भी पूछा जाए कि सरकारी वकील के बारे में वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो तुम यहाँ पे अपना कॉमन सेंस अपना लगा करके इसमें ऑप्शन लगा सकते हो। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39। अगर तुमसे पूछा जाए 39A में क्या है, तो आ जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये 39 का ए हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले का लिख लेंगे, है ना, दोनों में से एक। अनुच्छेद 39A, हिंदी मीडियम वाले अनुच्छेद 39 का लिख ले, है ना, ऐसे चलता रहता है। ठीक, अब बात आएगी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा है? हाँ, पंचायती राज्यों का गठन, है ना। तो इसमें क्या दिया गया है? पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत तो सब लोग जानते ही हो। हमारे देश में कैसी शासन की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर क्या होगा? केंद्र सरकार होगी, जहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री होगा वहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके निचले स्तर पे आओगे तो राज्य सरकार होगी, जहाँ पे मुख्यमंत्री लोग बैठे होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे हुए हैं, है ना। उसके नीचे आओगे तब तुम्हारी पंचायतें आ जाएंगी, है ना। तो इसमें क्या विवाद हुआ था? इसमें पंचायतों के लेकर के हुआ विवाद। इसमें एक हमारे यहाँ थे बाबा, है ना, बापू जी, उनको कहते थे गांधी जी। वो क्या करते थे? उनका मानना था कि हमारे यहाँ पंचायत होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ प्रारूप समिति में, संविधान बनाने में जो प्रारूप समिति उसमें अम्बेडकर साहब थे, उनका मानना था कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। पंचायत वही है जिसमें प्रधान जी होते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हो, प्रधान जी, है ना, उसमें होते हैं, जैसे सभासद, पार्षद, चेयरमैन, ये सब कहाँ होते हैं? ब्लॉक प्रमुख, ये सब पंचायत में आते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी का मानना था कि पंचायत होनी चाहिए और अम्बेडकर साहब का मानना था कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का तर्क था कि जनता बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुंच सकती, हो सकता है मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए, प्रधानमंत्री तक ना पहुंच पाए, तो उसका शोषण हो रहा होगा, तब भी वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाएगी, अपनी समस्या नहीं रख पाएगी कि हमको ये चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, हमको ये चाहिए, है ना, कि यहाँ पे हैंड पंप लगना चाहिए, यहाँ पे सोलर लाइट लगनी चाहिए, यहाँ पे रास्ता बनवाओ, यहाँ पे नाली निकलवाओ, है ना। डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं बना सकती, विधायक तक पहुँच नहीं हो सकती है, सांसदों तक पहुँच नहीं हो सकती है। तो गांधी जी का मानना था कि छोटे छोटे आदमी भी, ऐसे पंचायत शासन भी होना चाहिए जो निम्न स्तर पर उन्हीं के बीच में से कोई एक हो जहाँ तक उसकी पहुँच बन सके। तो कहा कि प्रधान जी वाला सिस्टम भी होना चाहिए। प्रधान जी के पास तो आराम से पहुँच सकते हो ना, तो कहा कि प्रधान जी के पास पहुँच जाएंगे, प्रधान जी काम करा देंगे उनका। अगर प्रधान जी के बस का नहीं है तो प्रधान जी की पहुँच होगी विधायक के पास, क्योंकि वो भी नेता है, तो वो विधायक जी के पास पहुँच सकता है। तो गांधी जी का ये मानना था। अच्छा, अम्बेडकर साहब इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अगर पंचायतें होंगी, निम्न स्तर पे भी शासन चला जाएगा, तो वहाँ पे शोषण होगा। जो एक विशेष वर्ग रहेगा, जो अपने आप को उच्च वर्ग कहेगा, वो कहेगा, वो दबा लेगा निम्न वर्ग वाले लोगों को और ज़बरदस्ती अपनी सरकार बनवा लेगा और क्या करेगा, फिर उनका शोषण फिर से स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब भी सही थे, दूसरे स्तर पर कहीं ना कहीं गांधी जी भी सही थे, है ना। पर गांधी जी संविधान सभा का हिस्सा तो थे नहीं। 389 सदस्यों में क्या गांधी जी कहीं थे? इनमें गांधी जी तो कहीं है ही नहीं, है ना। अब गांधी जी की कितनी सुनी जाएगी? इसमें होते तो तुम्हारी बात बनती, बाहर से हो, इज्जत बहुत है, इज्जत दी जाएगी, बात का तुम्हारा सम्मान रखा जाएगा। तो अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, चलो मूल अधिकार में नहीं रखते हैं, इसको मेन संविधान में नहीं लिखते हैं, ऐसे वाले पार्ट में लिखते हैं जिसको जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने इसको क्या किया, DPSP में रख दिया। कहा किसी राज्य को लगे कि उसके यहाँ पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए तो रख ले अपने में, पूरे देश में एक साथ लागू होगी ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। इसलिए मूल संविधान में वहाँ पे तुमको जो एकदम से लागू होगा संविधान, उस वाले परिवर्तनीय संविधान में कहीं पे लिखा नहीं गया। ऐसे में लिखा गया जो परिवर्तनीय नहीं है, तो कहा DPSP में लिख दो इसको, जिस राज्य को लगेगा वो अपना बना लेगा, है ना। तो सबसे कहीं पे भी एक साथ में हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हुई। अभी लगभग हर जगह है, पर पूरे में एक साथ लागू नहीं हुई। सबसे पहले राजस्थान ने शुरुआत की, राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हो गया, है ना। अभी लगभग हर जगह है ना। सभी राज्यों को लग रहा है कि उनके यहाँ भी पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, सभी राज्यों ने अपने हिसाब से लागू कर लिया। पर ये वहाँ पे संविधान में ऐसे जगह पे नहीं था जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हो, वहाँ पे नहीं था। इसको कहाँ पे रखा गया, DPSP में रखा गया। अम्बेडकर साहब का यही मानना था कि जिसको सुविधा लगे, जिसको लगे कि उसके यहाँ होनी चाहिए थी, वो अपने यहाँ रखे, है ना। सभी राज्यों को धीरे धीरे लगने लगा कि उनके यहाँ होनी चाहिए, तो सभी राज्यों ने धीरे धीरे एक एक करके लागू कर लिया।
क्या समझ में आया? छापो। अगला कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? अगला अनुच्छेद 40 तक हमने देख लिया। अगला अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में तुमको काम भी दिया जाएगा, बिना बेकाम नहीं बैठे रहोगे घर पे। क्या कहा गया? कुछ दशाओं में तुमको काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और क्या मिलेगा? और लोक सहायता मिलेगी, है ना? लोक सहायता का अधिकार तुमको दिया गया। ठीक है, तो ये बात समझ में तुमको आई नहीं होगी कि क्या है कुछ दशाओं में। ऐसा कहा गया कि कभी ऐसा लगे कि लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए उनके काम की, है ना? तो उनकी आजीविका कैसे चल रही है इसके लिए भी व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी। पर ज़रूरी नहीं है कि सबकी आजीविका की व्यवस्था तुम करोगे ही करोगे। सरकारें क्या सबकी आजीविका के लिए व्यवस्था करती हैं? नहीं। पर किसी को लगे कि करनी चाहिए, वो इतना सक्षम हो गए कि वो उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो करें, करती भी है सरकारें। इसी के अंतर्गत चला कौन सा? मनरेगा। मनरेगा चला नहीं चला? मनरेगा कब चालू हुआ, कोई बता सकता है? बताओ। 2005 से चालू हुआ। मनरेगा कब से चालू हुआ? 2005 से, है ना? फिर बात करते हैं शिक्षा। सबको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, हर आदमी का अधिकार है। इसलिए क्या बनाया? पहले तो हमारे मूल संविधान में नहीं था, फिर हमने किया 86वां संविधान संशोधन, फिर हमने जोड़ दिया अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 में हमने रखा शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21A इसी के तहत आया कि नहीं आया? कि इसमें बताया गया था कि राज्यों को शिक्षा पे भी काम करना, कि सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। राज्य ने कहा सबको नहीं दे सकते, पर क्या होना चाहिए? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे ही देंगे राज्य, क्योंकि ये हमने रख दिया है मूल अधिकारों में, है ना? अनुच्छेद 21A कहाँ आता है? मूल अधिकारों में। इसीलिए प्राइमरी स्कूल बने सब, है ना? प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त मिलने लगी नहीं मिलने लगी? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी घर का हो, सबको मिलेगी नहीं मिलेगी? अब बात करते हैं लोक सहायता की। तो लोक सहायता तुमको कैसे मिल सकती है? लोक सहायता मतलब सरकार के द्वारा तुमको सहायता मिले। किस प्रकार से सहायता मिल सकती है? तुम गरीब हो तो तुमको राशन मिल जाए, है ना? बिल्कुल बेरोजगार बैठे हो, मनरेगा में भी काम करने नहीं जा रहे हो, तो तुमको बेरोजगारी भत्ता मिल जाए। ये सारी सुविधाएं ही तो है, तुम, है ना? वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए। तो ये सब क्या है? सरकारों के द्वारा तुमको लोक सहायता मिल जाती है। मिलती नहीं मिलती है? ये सारी सुविधाएं तुमको क्या मिलेंगी? लोक सहायता के अंतर्गत आएंगी। पर जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था पेंशन सभी राज्य दें, क्योंकि DPSP में लिखा है जरूरी, इसको जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते, है ना? बेरोजगारी भत्ता दे, जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता। मिलता है? नहीं, समाजवादी सरकार थी तब मिलता था बेरोजगारी भत्ता, अभी नहीं मिलता, है ना? तो ये DPSP में लिखा है, इसीलिए इसको हटाया जा सकता है। तो अगर ये मूल अधिकार में होता तो तुम अधिकार के साथ मांगते कि हम बेरोजगार हैं, हमको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, है ना? 500 रुपये हमारे अकाउंट में आए। ठीक है, अगला कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 42। 42 देखें, 43 देखें, बताओ। 43 देख लें, जो बताओ। 43 में देखो, इसमें क्या बताया गया है? 43, चलो 42 का देख लो, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। 42 में क्या है? इसमें प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रसूति सहायता। ये बताना पड़ेगा, ये तो पता होगा लोगों को, है ना? क्या होता है? प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया है। अभी देखा होगा तुम लोगों ने कि बच्चे वगैरह होते हैं किसी महिला को, तो उसको पैसे भेजे जाते हैं, उसके अकाउंट में पैसे आते नहीं आते हैं, है ना? लड़की वड़की हो जाती है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लड़का होता है तो कम मिलते हैं पैसे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ जिन लोगों, सबको पता होगा ये। तो ऐसे मिलता है, पर राज्यों के लिए ज़बरदस्ती नहीं कि राज्य ये दे ही। जो राज्य को लगता है कि हम सक्षम हो गए ये सब दे सकते हैं, वो राज्य देंगे, प्रसूति सहायता भी देंगे, उसमें मदद करेंगे। मैटरनिटी रिलीफ, है ना? छूट भी मिलती है इसमें। छुट्टी, अगर कोई तुम वर्किंग वूमेन हो, कहीं पे काम करती हो, तो तुमको 6 महीने पहले ही तुमको छूट दे दी जाती है ना? तुमको शायद 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद इनको इतना छूट मिलती है। 6 महीने तक इनको नौकरी से भी छूट मिलती है, उसमें सैलरी भी नहीं कटती, सैलरी आती रहेगी पर तुमको छुट्टी पे मिल जाएगी, है ना? रिलीफ करने के लिए वो सारा होता है। क्यों मुश्किल क्यों है? अगला कौन सा आएगा? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? इसमें तुमको निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? निर्वाह मजदूरी। अब इसमें क्या होगा? तुमको आजीविका चलाने के लिए, निर्वाहन करने के लिए तुमको मजदूरी मिलेगी। अभी मजदूरी देगा कौन? तुमको सरकार व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे मनरेगा के हिसाब से हमने देखा था, तो सरकार ये व्यवस्था कराएगी तुमको कि निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था इसमें तुमको कराई जाएगी। अच्छा, मजदूर जितने होंगे उनको
उद्योगों में सुचारू व्यवस्था करनी होगी, है ना। मजदूरों के लिए उद्योगों में सुचारू व्यवस्था करनी होगी, अच्छी दशा की व्यवस्था करनी होगी कि उनकी दशा अच्छी रहे। ऐसा नहीं तुमने कोई कारखाना खोल दिया है, वहाँ पे बहुत गंदगी है ना, या फिर कोई तुम्हारा ऐसे केमिकल से रिलेटेड कोई कारखाना है तो वहाँ पे गैसें लीक होती रहती हैं, तो उनके शरीर का भी ध्यान रखना है, उनके लिए अच्छी दशाओं का भी व्यवस्था तुमको करनी होगी मजदूरों के लिए, है ना। तो मजदूरों के लिए इसमें बात की गई है, किसमें, अनुच्छेद 43 में। इसमें पूरा का पूरा मजदूरों से रिलेटेड ही बात की गई है। इसमें जो बाद में ये जो जुड़ा है ना, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, ये बाद में हमने जोड़ा। ये भी 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा है। कहाँ से? 42वां संविधान संशोधन से। पहले ये नहीं था। ये कब से जुड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया कि मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे उनके हिसाब से पर्यावरण वातावरण वहाँ उनके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तुम्हारा कोई केमिकल से रिलेटेड कारखाना था, वहाँ पे केमिकल गैसें रिलीज हो रही हैं और उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है? क्या बताया गया अनुच्छेद 44 में? हाँ, आचार संहिता, समान आचार संहिता नहीं होती, नागरिक संहिता होती है ना। हाँ, समान नागरिक संहिता। इसमें क्या कहा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। इसको अच्छा कोई लोग बता सकते हैं क्या मतलब है इसका? समान नागरिक संहिता कोई बता सकता है? इसको बता सकते हो? इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई लोग? क्या है समान नागरिक संहिता? संहिता मतलब होता है कानून। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन ये डीपीएसपी में क्यों रखा गया फिर? क्योंकि वहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश में विभाजन हुआ था, और विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। तो धार्मिक संप्रदाय के आधार पर बहुत सारे दंगे हो रहे थे उस समय। हम लोग बहुत अशांत थे, उतना शांति वाला माहौल नहीं था जितना अभी है ना। तो दंगे वाला माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा था। हमको पता था कि दंगे होंगे धर्म के आधार पर। वहाँ पर उस समय जब संविधान लागू किया गया तो हमने देखा कि ये सिस्टम रहना चाहिए, नहीं तो ये लोग बवाल कर देंगे। तो हमने इसको डीपीएसपी में रख दिया, क्या कि सबको समान कानून मिलने चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती ये नहीं करवा सकते थे, क्योंकि मुसलमान लोग कहते थे उनकी अपना कानून है, हिंदू लोग कहते थे उनका अपना कानून है ना। तो उनके सबके अपने कहते हैं विवाह के लिए उनके कानून लागू होंगे, है ना। हिंदू लोग कहते हैं विवाह के लिए मेरे कानून लागू होंगे, तलाक के लिए मेरे कानून लागू होंगे। सबके अपने अपने थे, अपने अपने मनवाते थे। तो कहा कि इस समय इस मैटर पे लड़ाई करना, विवाद करना या इस पर ज़्यादा बहस करना ज़्यादा ठीक बात है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा बहस करेंगे मैटर और बिगड़ेगा। इसलिए इसको कहाँ रख देते हैं? इसको डीपीएसपी में रख देते हैं। और डीपीएसपी को ज़बरदस्ती लागू कराया नहीं जाएगा कि जब लगेगा बाद में राज्य को कि उसके यहाँ समान नागरिक संहिता होनी चाहिए तो बाद में हम लोग लागू करवा लेंगे। पहले से इस पर हमको झगड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। अगला देखो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 45। इसमें बताया गया है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। क्या बताया गया? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई, लेकिन फिर लगने लगा यार सबको निःशुल्क शिक्षा कहाँ दे सकते हैं, ये तो गड़बड़ बात है। तो इसको क्या किया गया? आगे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया कि ये बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वाली बात डीपीएसपी में नहीं रखी जाएगी। लेकिन ये बात पहले कही जा चुकी थी, तो इसको दोबारा से फिर से ऐड कर लिया गया, उसमें दोबारा से जोड़ा गया। तुमको याद होगा जब हमने बताया था अनुच्छेद 21 के बारे में, जो वहाँ पे पढ़ा था। हाँ, 21 में बाद में फिर जोड़ा गया, तो फिर इसमें फिर से लिख दिया गया। इसमें क्या किया गया? कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। कब हुआ था ये? हाँ, इतना हम लिख दें उतना ही होगा। कब हुआ था? इसी में जोड़ा गया था 21 का सब क्लॉज ए। इसमें बताया गया शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था। और ये शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में जोड़ दिया गया था। और वहाँ मूल अधिकार में जोड़ने के साथ साथ यहाँ पे भी लगा दिया गया था कि सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोग शिक्षित होंगे, है ना। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, निःशुल्क। तो निःशुल्क पूरे में नहीं हुआ, कहा कि अभी डीपीएसपी में निःशुल्क रखने देते हैं। आगे राज्य को अगर लगेगा कि वो निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो हमने मूल अधिकार में लिख ही दिया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो मिलेगी ही मिलेगी। पर सबको मिलेगी
ऐसा हमने डीपीएसपी में लिख दिया है कि सबको मिलेगी, पर कब मिलेगी कोई पता नहीं। जब राज्य को लगेगा कि वो इतने सक्षम हो चुके हैं कि सबको मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं तब देंगे। अभी सबको मिलेगी नहीं मिलेगी। अगला देखो अनुच्छेद 46 कौन सा हो जाएगा? इसमें बताया गया है कि SC ST जो लोग होंगे, SC ST या दुर्बल वर्गों के लोग, दुर्बल वर्गों के लोग समझते हो क्या होते हैं? जो जिनको ज़्यादा दबाया जाता है ना, जो समाज में उतनी समानता नहीं पाते, जिनका शोषण किया गया होता है, उनके बारे में बताया गया। कहा गया SC और ST के बारे में, या जो भी और भी बचे हुए रह सकते हैं कोई ऐसे जो दुर्बल वर्ग होते हैं, उनके लिए शिक्षा के विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। उनके रोजगार, उनके कमाई के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए, है ना। तो शिक्षा के लिए, शिक्षा और अर्थ के प्रावधान, अर्थ मतलब होता है धन, क्या होता है? शिक्षा और अर्थ का प्रावधान इसमें बताया गया कि इनके विशेष प्रावधान करने चाहिए। किसके लिए? SC ST और दुर्बल वर्ग, जितने भी दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए विशेष प्रकार से, और उनके कमाई के भी साधन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये ऐसे हैं, याद कर लेना थोड़ा थोड़ा करके, है ना। 41 में क्या है? अनुच्छेद 41 में, हाँ तेज बोलो, क्या लिखा? हाँ, फ्री वाली चीजें मिलेंगी इसमें, है ना। बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता पाओ, ठीक है। फ्री में काम मिलेगा। मनरेगा मिलता नहीं मिलता है? हाँ, जरूरी है मनरेगा तुमको मिले? नहीं। सरकार काम दे जरूरी है क्या? नहीं, पर देती है सरकार। कहती है डीपीएसपी में लिखा है इतने हम सक्षम हो गए कि पूरा सालों साल नहीं दे सकते, पर 100 दिन दे सकते हैं। 100 दिन का प्रोग्राम होता है कि नहीं होता मनरेगा का? कितने दिन का होता है ना। उसका नारा ही है 100 दिन गाँव में ही रोजगार, और क्या है आगे? अब बाहर जाना बेकार, ऐसा कुछ है इसका स्लोगन, है ना। ऐसे ही करके है। तो कल ना 100 दिन के लिए रोजगार देता है वो, हर साल 100 दिन रोजगार मिलता है। जो कुछ नहीं कर सकते वो मनरेगा करें। शिक्षा भी दी जाती है, कहा जाता है शिक्षा भी देंगे, तो क्या सबको नहीं दे सकते? पर क्या है 21A के तहत हम दे सकते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इतना तो हम दे सकते हैं, नहीं ज़्यादा दे सकते। बाकी अगर बेरोजगारी भत्ता भी दे दें, वृद्धावस्था पेंशन दे दें तुमको, है ना, जितना बैठे बिठाए पालो, ना और व्यवस्था है तुम्हारे लिए, है ना। लोक सहायता तुमको दी जाती है। अभी किसान के लिए वो नहीं दिया था किसान सम्मान निधि, वो भी सरकार की द्वारा सहायता ही तो है किसानों के लिए, है ना। क्या जरूरी है सबको मिलेगी? मिलेगी। अगली सरकार आए वो हटा दे कि जरूरी है? तुम कहोगे नहीं मोदी जी देते थे, तुम भी दो, नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, ये तो डीपीएसपी में लिखा गया है ना। यही सारी चीज़ें, इसको याद कर लेना छापो। अगला अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 47 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 47। इसमें क्या कहा गया है? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, सही बात है ना। और क्या दिया गया है? हाँ, इसमें पोषाहार के बारे में बात किया गया है। कहाँ के बारे में? पोषाहार के बारे में बात किया गया है। और बात किया गया तुम्हारे जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने में, है ना। जीवन स्तर को तुम्हारा क्या करना? ऊंचा बनाने के लिए, लाइफ स्टाइल तुम्हारी अच्छी बनाने के लिए भी इसमें बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी पोषक तत्व हैं उनको बढ़ावा देने की बातें कही गई हैं, है ना। जो पोषक तत्व तुमको मिलते हैं आसपास, देखो तुमको मिलता है राशन वगैरह मिलता है, उसमें देखो चने वने भी इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वो अच्छे पोषक तत्व हैं, इसलिए तुमको वो दिए जाते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। पर डीपीएसपी में लिखा है, इसलिए जबरदस्ती तुमको नहीं दिया जा सकता। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ऐसा अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि न्यायालय इसको प्रवर्तनीय नहीं कर सकता, इसको जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता है। किसी राज्य को अगर लगे कि वो कर सकता है, व्यवस्था ऐसी कर सकता है, इतना सक्षम हो चुका है, तो वो देगा। योगी बाबा को लगता है कि वो हो चुके हैं, तो चने वगैरह देते हैं, रिफाइंड वगैरह भेजते रहते हैं, है ना, सुविधाएं देते हैं, दाल वाल भेजते रहते हैं कभी कभी। ये सारी चीज़ें हैं पोषाहार के बारे में। फिर कहा गया तुम्हारे अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, लाइफ स्टाइल तुम्हारा अच्छा हो, उसके लिए भी काम करते हैं। इसमें इसी के साथ साथ इसमें साफ साफ लिखा नहीं गया, पर इसी के अंतर्गत आता है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, ठीक है। क्योंकि पोषाहार अगर होगा तो अगर नशीले पदार्थ भी साथ में खाओगे तो पोषाहार से क्या मतलब है ना। एक तरफ तुम खा रहे हो, चने खा रहे हो सुबह उठ के, साइड में उधर रम बना रहे हो पैक, है ना, चना खाए, एक घूंट पी लिया, तो क्या फ़ायदा होगा उसका, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नशीले पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ना। अब आ जाएगा अनुच्छेद 48, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 24 सेट बने थे। 24 सेट में लगभग 13 या 14 सेट में क्वेश्चन आया था,
घूम घुमा के वही भाषा बार बार दे जा करके ने 24 नहीं लगभग 56 सेट बने थे और 14-15 सेटों में ये बार बार घूम घुमा के ये क्वेश्चन आया था। हाँ, इसमें कृषि एवं पशुपालन का वर्णन किया गया। क्या किया गया है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन का किया गया है ना। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का वर्णन इसमें किया गया है। इसी में कहा गया है कि अच्छी खेती की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, पशुपालन होना चाहिए। इसी के अंतर्गत आता है गौवध निषेध। क्या आता है? गौवध निषेध, है ना, कि गौ हत्या नहीं कर सकते। इसी में दिया गया कि गाय को नहीं मारा जा सकता। इसी में दिया गया है गौवध से केवल गाय का मतलब नहीं है, गौवध से मतलब है जितने भी दुधारू जीव हैं, है ना, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनके बारे में कहा गया। गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनके हत्या पे प्रतिषेध की बातें कही गई हैं। पर क्या गौ हत्या होती नहीं? क्या बकरी की हत्या होती नहीं है? आमतौर से कर रहे हैं, है ना। तो ये लिखा कहाँ पे है? ये लिखा कहाँ है? सुनो, ये लिखा कहाँ पे है? डीपीएसपी में। तो इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। तुम कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब हमारे यहाँ गैया कट्टी है, देखो चल के, है ना, बकरी तुरंत काट रहे हैं अभी बाजार में, शाम को देखो 4 बजे कटेगी बकरी, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते तुम, है ना। इसी में बाद में जोड़ा गया 48 का सब क्लॉज ए, जिसमें क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण। क्या होता है? क्या पर्यावरण संरक्षण के बारे में इसी में बताया गया। ये बाद में इसमें जोड़ा गया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। अगला अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 49। कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या कहा गया है? जो राष्ट्रीय स्मारक है तुम्हारे, है ना, जैसे ताजमहल, क्या है ये? राष्ट्रीय स्मारक है ना। और क्या हो गए? बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं, है ना। इनका संरक्षण कौन करेगा? इनका संरक्षण राज्य सरकारें करेंगी। कौन करेगा? राज्य इनका संरक्षण करेगा, ठीक है, सरकार इनका संरक्षण करेगी। राष्ट्रीय स्मारक तुमने देखा होगा, ताजमहल के लिए अलग से आता है खर्चा, किसके मेंटेनेंस का। लाल किला हो गया, है ना। तो इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है ना। राज्य की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इनका राष्ट्रीय स्मारक, जो पुराने स्मारक हैं, इनका संरक्षण करें, क्योंकि इनसे हमारे देश की पहचान बनती है। बाहरी लोग घूमने आते हैं तो यही सारी चीज़ें देखने के आते हैं कि हिंदुस्तान जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे जाके, लाल किला देखेंगे जाके, है ना। तो इनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत सारे स्थान है, जैसे बनारस प्रसिद्ध है, वहाँ अपने पंडों के लिए, है ना, घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो बनारस के लिए ऐसे ऐसे शहरों को भी बचा के रखना है, उनकी कल्चर को, उनकी संस्कृति को भी बचा के रखना है। ऐसी बातें इसमें कही गई है। इसमें कहा गया कुछ पुरानी वस्तुएं हैं, उनका भी संरक्षण करके रखना है। जैसे अशोक स्तंभ, उसको भी सुरक्षित करके रखना है। ऐसे बहुत सारे, अशोक स्तंभ एकमात्र चीज़ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुरक्षित करके रखना है। स्मारक की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, इनका संरक्षण करके रखना है। इसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? इनके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकारों की जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इन सब चीज़ों का संरक्षण करे, ठीक है ना। आप बात करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, ये डीपीएसपी में लिखा गया है ना। अब ये नहीं कह सकते कि सर जी हमारे यहाँ भी एक बहुत पुराना मंदिर बना है, उसके संरक्षण के लिए पैसा आना चाहिए, है ना। तो ये नहीं, राज्य को जितना लगेगा उतना वो करेगा, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लागू जबरदस्ती नहीं करा सकती, ठीक है। फिर क्या होगा? अनुच्छेद 50, इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी, है ना। ये बताया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसमें क्या बताया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका अपना निर्विरोध निष्पक्ष होकर के किसी के खिलाफ जो भी निर्णय सुनाएगी क्या होगा? वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के दबाव में निर्णय नहीं होना चाहिए। इसलिए कार्यपालिका होती है तुम्हारी सरकार, इसको क्या कहते हो? सरकार। तो सरकार का न्यायपालिका पे तुम्हारा कोई दबाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव होता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट पर या हाई कोर्ट पर या किसी भी कोर्ट पर किसी भी प्रकार की सरकार का कोई दबाव नहीं होता है ना। ये क्या है? इनके पृथक्करण अलग अलग हैं, इन पर किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं बना सकता, कोई भी सरकार नहीं बना सकती, ठीक है। अब आ जाएगा अनुच्छेद लास्ट वाला, अनुच्छेद 51, क्योंकि ये कहाँ से जो तुमको दिया गया है डीपीएसपी किस अनुच्छेद से लेकर के हैं? डीपीएसपी तुम्हारा 36 से लेकर के 51 तक है ना। तो लास्ट वाला बचा
लास्ट वाले में क्या बताया गया है? हाँ, क्या दिया गया है? इसमें बताया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या बताया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात इसमें कही गई है कि अंतरराष्ट्रीय शांति रखनी चाहिए हमको, आसपास अपने जो भी देश हैं उनसे हमको अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति की बातें कही गई हैं। क्या ऐसा होता है चीन के साथ? हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि चीन के साथ अच्छे रिलेशन हो जाए, है ना। पाकिस्तान को भी अवॉइड करते हैं, तो भैया बस करो, हो गया बहुत, है ना, मत करो, उंगली मत करो। अब नहीं मानता तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ जाती है कभी कभी, है ना। तो हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, है ना। दुनिया में हम यही अपना बोलबाला गाते रहते हैं कि हम बहुत शांत देश हैं, हमारे उंगली मत करो, हम भी अपना कमाया खाएं, तुम भी अपना कमा खाओ। फिर क्या है? सुरक्षा की अभिवृद्धि, अपने देश में आंतरिक सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। अब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के चक्कर में पाकिस्तान आके हमको थप्पड़ मार के चला जाए और हम आराम से बैठे देखे रहें। तो सुरक्षा की अभिवृद्धि भी करेंगे, अगर ज़्यादा जरूरी लगेगा तो हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ो, फिर हम एयर स्ट्राइक भी करेंगे, है ना। अभिनंदन याद है? हाँ, वही वाला। तो एयर स्ट्राइक भी करेंगे अगर हमारी तुम आंतरिक सुरक्षा में तुम हस्तक्षेप करोगे तो, ठीक है। यही तक है डीपीएसपी। अगला आ जाएगा अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज ए, या 51 का भाग का, है ना। उसमें क्या आ जाएगा? उसमें दिया गया तुम्हारे मौलिक कर्तव्य। अभी तक तो पहले दिया गया मूल अधिकार जो थे वो नागरिकों के लिए थे, डीपीएसपी राज्यों के लिए है कि राज्य सरकारें ये काम करेंगी, है ना। मूल अधिकार किसके लिए थे? व्यक्तियों के लिए थे कि व्यक्तियों के वो अधिकार हैं। डीपीएसपी राज्य सरकारों के लिए काम दे दिया गया, जिम्मेदारी की तुमको ये सब काम भी देखना है ना। जब तुम इतने सक्षम हो जाओ तब ये सारे काम देख लेना, ये सुविधाएं हमारी जनता को दे देना, जनता के लिए तो है सब कुछ। फिर आगे कहा गया कि जनता के लिए इतना सब कुछ कर तो रहे हैं, उधर मूल अधिकार दे दिया, इधर राज्यों को भी अलर्ट कर दिया कि भैया ये सब काम देख लेना, सब जनता को दे रहे हैं, जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है देश के लिए। तो फिर कहा गया अनुच्छेद 51 के सब क्लॉज ए में या फिर भाग का में, उसमें बताया गया तुम्हारे मौलिक कर्तव्य, है ना, कि मूल अधिकार तो ले लिए, मौलिक अधिकार तो तुम्हारे हो गए, तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं देश के लिए, है ना। तो अनुच्छेद 51 के सब क्लॉज 4 में क्या, सब क्लॉज 1 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, है ना। 51 का, ठीक है, 51 का में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। तो समझ में आया सब कुछ? याद कर लेना, इतने अनुच्छेद तुमको याद होने चाहिए जरूर जरूर। अब इसके बाद में कोई भी तुमको हम भाग पूरा क्लियर नहीं पढ़ाएंगे एक तरफ से, इसने तुमको एक तरफ से पढ़ा दिया, है ना। अब बीच बीच से तुमको इंपॉर्टेंट हम अनुच्छेद बता देंगे कि ये तुमको जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, ये सारी चीज़ें, आपातकाल हो गया, ये सब बीच बीच से चीज़ें तुमको हम बता देंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। राष्ट्रपति को पढ़ के जाना, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है ये सब, क्योंकि अभी भी नए नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन है राष्ट्रपति वर्तमान के? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जब भी नाम लो तो सम्मान के साथ नाम लो, है ना, वो तुम्हारे राष्ट्रपति हैं, है ना। देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है ना। तो राष्ट्रपति के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं महामहिम, है ना। तो महामहिम शब्द का इस्तेमाल करना। अभी देखो एक से खच्चर हमारे यहाँ देश में नेता पड़े हैं, हम लोग नेता ऐसे खच्चर चुन के भेजते हैं अपने यहाँ से। किसी एक नेता ने बयान दिया है, उनको राष्ट्रपति की जगह कहा है तो महिला है तो इनका नाम राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना। ये अपमानजनक बातें हैं, हंसो नहीं, ठीक है। राष्ट्रपत्नी का मतलब ही गलत निकलता है, ठीक है। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हम अपने देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए नहीं कर सकते हैं। उनसे गौरव है हमारे देश का, है ना, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो। इसलिए जब भी किसी भी राष्ट्रपति का नाम लें, राज्यपाल का नाम लें, तो सम्मान के साथ, है ना, महामहिम शब्द का इस्तेमाल करें। अच्छा, तुमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाया जाता है जबरदस्ती, तो उसको क्या कहते हैं? आगे महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने को महाभियोग कहते हैं, है ना। प्रक्रिया जो होती है वही सेम प्रक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी लगती है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी लगती है। लेकिन राज्य के मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जो प्रक्रिया लगती है उसको महाभियोग नहीं कहा जाता है। प्रक्रिया वही है पर उसको महाभियोग नहीं कहा जाएगा। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहते हैं, ठीक है। ये सब हम बताएंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, ये वाला छाप लो।